हेलो एंड वेलकम टू गियर अप। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या कार्नोट साइकिल होता है। दूसरा हम ये भी जानेंगे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जैसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजेस स्टेटमेंट एक दूसरे के पैरेलल क्यों हैं, कार्नोट हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों देता है और ये एक इम्पॉसिबल या हाइपोथेटिकल साइकिल क्यों है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको कई बार हम फास्ट क्यों बोल देते हैं एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो देखिए, अब बात करते हैं इक्विवेलेंस कंडीशन की, इक्विवेलेंस ऑफ क्लॉजियस एंड केल्विन स्टेटमेंट। देखिए, ये दो जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं, इनमें से अगर हम किसी को भी इनवैलिड कर दें, किसी भी को भी इनवैलिड कर दे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सेकंड लॉ के हैं, चाहे वो क्लॉजियस है या फिर केल्विन है, तो इनमें से अगर कोई सा भी इनवैलिड हो जाता है, वॉयलेट किया जाता है किसी तरीके से, तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। मतलब पूरा सेकंड लॉ वॉयलेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर हम इस क्लॉजियस को इनवैलिड कर देते हैं, क्लॉजियस को वॉयलेट कराते हैं, तो अपने आप देखने को मिलेगा कि केल्विन स्टेटमेंट भी वॉयलेट हो रहा है, मतलब पूरा सेकंड लॉ वॉयलेट हो रहा है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लॉजियस के अकॉर्डिंग पॉसिबल कंडीशन क्या है। क्लॉजियस बोलता है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, कहीं T2 उसका टेम्परेचर है, उससे आपको हीट देना है किसी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में, किसी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में आपको वहां से हीट देना है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से या फिर वर्क की मदद से ऐसा करें, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्लॉजियस की इम्पॉसिबल कंडीशन को ले रहे हैं। इम्पॉसिबल कंडीशन को लेंगे, ये तो पॉसिबल हो गई, तो इम्पॉसिबल क्या होगी, इम्पॉसिबल ये होगी कि हमने कोई वर्क नहीं लिया और ना ही यहाँ पे कोई वर्क देने के कारण कुछ चेंज आया हीट में। मतलब हमने सीधे सीधे Q2 को ट्रांसफर किया लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक, जो कि एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, इम्पॉसिबल फेनोमेना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्लॉजियस। अब दूसरी चीज, हमने यहाँ पे केल्विन को माना कि वो पॉसिबल है, क्लॉजियस को हमने ये माना कि वो इम्पॉसिबल है और केल्विन को ये माना कि वो पॉसिबल है। तो उसके लिए पॉसिबल कंडीशन क्या होती है। नाउ अब केल्विन के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है, केल्विन को हम पॉसिबल कंडीशन लेंगे, केल्विन की हम यहाँ पे पॉसिबल कंडीशन लेंगे और केल्विन की पॉसिबल कंडीशन लेंगे और क्लॉजियस की इम्पॉसिबल कंडीशन लेंगे। बाकी बाद में रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट यही मिलना चाहिए कि पूरा सेकंड लॉ वॉयलेट होना चाहिए, तो यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब हमारा केल्विन स्टेटमेंट बोलता है कि अगर आप किसी भी मशीन को कुछ हीट दे रहे हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T1 है वहां से, तो वो जो मशीन है वो आपको कुछ वर्क देगा, साथ ही साथ कुछ हीट रिजेक्ट होगी किसी दूसरे थर्मल रिजर्वायर में, जो कि लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर होगा। मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारे पास बोलता है कि दो थर्मल रिजर्वायर होने ही होने चाहिए किसी मशीन में, अदरवाइज वो इम्पॉसिबल होगा। तो ये तो हमने ले लिया पॉसिबल कंडीशन केल्विन का। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो आपको पता है कि ये Q2 हीट ऊपर को जा रहा है, इस दोनों कंडीशन को ऐड कर दिया, किसको, क्लॉजियस की इम्पॉसिबल कंडीशन को और केल्विन की पॉसिबल कंडीशन को मैंने ऐड किया, तो ये Q2 हीट ऊपर जा रही है T2 से T1, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो इस Q2 को ऊपर हम ले गए, मतलब Q2 से Q2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों को ऐड करा हमने। इस Q2 को ऊपर जाते हुए देखें तो ये Q2 क्या है, ऊपर जा रहा है, ये Q2 ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे नेट हीट क्या हो गई, नेट हीट नीचे को आते हुए क्या हो गई, Q1 माइनस Q2, बिकॉज Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Q1 माइनस Q2 नीचे को। मतलब रिजल्ट क्या मिला आपको, रिजल्ट ये मिला जब आपने दोनों को ऐड किया, किस किस को ऐड किया, जब आपने क्लॉजियस की इम्पॉसिबल कंडीशन और केल्विन की पॉसिबल कंडीशन को ऐड किया, तो आपको एक ऐसा मशीन दिखा जो क्या कर रहा है, जो किसी हाई टेम्परेचर से हीट तो ले रहा है, बट वो हीट जो है वो कितनी है, Q1 माइनस Q2 है, और वो आपको वर्क दे रहा है जो कितना है, Q1 माइनस Q2 है। इसका मतलब जितनी हीट उसने इनपुट में डाली किसी मशीन के, उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट दे दी, जो कि एक इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, उतने का वर्क हमें मिल ही नहीं सकता। तो ये कौन बोलता है, केल्विन खुद बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट से आप इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क नहीं ला सकते। कुछ ना कुछ थर्मल रिजर्वायर में, कुछ ना कुछ लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर में रिजेक्ट होना ही होना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल, बिकॉज what it will do is it will give you 100% efficiency, because it will become Q1 minus Q2 upon Q1 minus Q2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
100% एफिशिएंसी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास इम्पॉसिबल कंडीशन निकल के आई। इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन ये है कि हमारे पास जितना हीट अंदर जा रहा है किसी मशीन के, उतना ही हीट वर्क के फॉर्म में मिल रहा है। ये जो क्या है हमारा PMM2 है, PMM2 है, वो क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी भी एक स्टेटमेंट को, क्लॉजेस को हमने इनवैलिड किया, क्लॉजेस को हमने वॉयलेट किया, केल्विन अपने आप वॉयलेट हो गया, केल्विन अपने आप क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल साइकिल देने लग गया। इसका मतलब कि सेकेंड लॉ भी क्या हो जाएगा? वॉयलेट हो जाएगा। सेकेंड लॉ विल ऑल्सो गेट वॉयलेटेड। सिमिलरली अगर आप केल्विन को वॉयलेट करते हैं तो क्लॉजेस अपने आप वॉयलेट हो जाएगा, मतलब सेकंड लॉ वॉयलेट हो जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि केल्विन क्लॉजेस नहीं है या क्लॉजेस केल्विन नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंस हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल क्या होता है और इस साइकिल के बारे में इसके दोनों हम टीएस डायग्राम और पीवी डायग्राम भी देखेंगे और इसका हम रिजल्ट भी निकालेंगे कि कितनी एफिशिएंसी देता है। उसके लिए हम डेरिवेशन भी सिंपल सा देखेंगे। अब देखिए, जो कार्नोट साइकिल है ये एक ऐसी साइकिल है जिसको मान लिया जाता है कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें देता है। ये एक टाइप का हाइपोथेटिकल साइकिल है। क्यों है, अभी इसकी बात करेंगे। हाइपोथेटिकल साइकिल है जो कि इम्पॉसिबल साइकिल आप इसको कह सकते हैं, जो कि लगभग 50% के आसपास एफिशिएंसी आपको देगा और उसी को हम मैक्सिमम एफिशिएंसी मानते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, ये मैक्सिमम टाइम्स आपको देखने को मिलेगा जो ये एफिशिएंसी देगा वो 50% होगी। तो इस कार्नोट साइकिल के लिए अगर हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया हमारा पीवी डायग्राम। तो इसमें हमारे पास 4 प्रोसेस आएंगी। 4 प्रोसेस में से अगर हम सबसे पहली प्रोसेस लेते हैं, पहली प्रोसेस हमने ले ली 1 to 2। ये 1 to 2 प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस और इसमें साफ पता चल रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और जितनी भी प्रोसेस हम इसमें लेंगे वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, इसमें हम हीट को ऐड करेंगे। दूसरी प्रोसेस अगर हम लें, इसमें हम हीट को कुछ ऐड करेंगे, Q इन। दूसरी प्रोसेस हमने ली 2 to 3। 2 to 3 प्रोसेस एडियाबेटिक होगी। केवल और केवल 2 प्रोसेस आपको देखने को मिलती है पूरी कार्नोट में। 2 इसमें आइसोथर्मल रहेंगी और 2 एडियाबेटिक रहेंगी और चारों की चारों प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल हैं। तो ये भी क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस भी आप लिख सकते हैं। उसी के बाद होगा 3 to 4 एंड देन 4 to 1। तो 3 to 4 अगेन आ जाएगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने मान लिया ये हमारा 3 to 4 आइसोथर्मल प्रोसेस है। 3 to 4 इज आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज रिवर्सिबल। अब देखिए, सभी प्रोसेस रिवर्सिबल होने के कारण ये जो पूरा साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है। तो हम कह सकते हैं कि कार्नोट क्या है? रिवर्सिबल साइकिल है। अगर इसमें एक भी इरिवर्सिबल साइकिल होता तो हम इसे बोलते ये क्या है? पूरा इरिवर्सिबल साइकिल है। क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं, इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे। अदरवाइज जैसे और साइकिल अगर आप देखें, वीसीआरएस देखें या कोई और देखें, तो वीसीआरएस में थ्रॉटलिंग प्रोसेस होने के कारण एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है, इसी कारण वो पूरी साइकिल इरिवर्सिबल हो जाती है। बट इसमें सभी रिवर्सिबल हैं, तो सभी रिवर्सिबल होने के कारण क्या हो जाएगा? ये जो पूरा कार्नोट साइकिल होगा वो रिवर्सिबल साइकिल होगा। इतनी बात क्लियर है? तो हमारे पास ये 4 प्रोसेस आ गई। 4 to 1 हमने कनेक्ट कर दिया, ये हो गई हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। तो 1 to 2 और 2 to 3 प्रोसेस दोनों ही एक्सपेंशन प्रोसेस हैं एंड 3 to 4 एंड 4 to 1 इज कंप्रेशन प्रोसेस। ना इतनी बात क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि क्यों कार्नोट साइकिल एक मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें देता है। क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रोसेस आपको देखने को मिल रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि बोलती है जितना भी अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं उतना वो हमें वर्क देने वाला है, वो सिस्टम उतना ही हमें वर्क देगा और वहां पे कोई हीट रिजेक्शन नहीं होगा, कोई भी इंटरनल एनर्जी में राइज नहीं होगा, जस्ट पूरा का पूरा हीट वर्क में बदल जाएगा, जो कि क्या है? एक इम्पॉसिबल कंडीशन है। क्योंकि पूरी की पूरी हीट से वर्क लेना सेकंड लॉ के खिलाफ है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के खिलाफ है। क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी भी कोई चीज होती है, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी को पूरा पूरा हाई ग्रेड एनर्जी में बदलना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि अगर आप अपने हाथ को रब करते हैं और हाथ को रब करने से जो भी हीट रिजेक्ट होती है, ठीक है ना, किसी भी दो चीजों को अगर आप रब करें, रफ सरफेसेस को, तो वहां पे जो भी हीट रिजेक्ट होती है उसी हीट रिजेक्शन को अगर आप अगेन सप्लाई करें इस सिस्टम में, जो आप दो रफ सरफेस ले रहे हैं जिनको आपने आपस में रब किया, तो क्या वो
वर्क आपको मिलेगा जो आपने इसको रब करते समय दिया? नहीं मिल सकता। इसीलिए यहाँ पे वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है। इसको आप भले ही हीट में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, और वही प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं इसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जितनी भी ऐसी साइकिल हैं जिसमें हम आइसोथर्मल प्रोसेस यूज करते हैं, लाइक स्टिरलिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, ये ऐसी साइकिल हैं जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगी, क्योंकि आइसोथर्मल अपने आप में 100% एफिशिएंसी की बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कितना आपको वर्क मिला एज कंपेयर टू हीट इनपुट। तो यहाँ पे हीट इनपुट जितना हुआ उतना ही वर्क हो गया, मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई? एफिशिएंसी हो गई 100%, जो कि किसी भी प्रोसेस के लिए इम्पॉसिबल है। तो एक ऐसी ही प्रोसेस है ये जो हाईली एफिशिएंट है, बट ये खुद अपने आप में हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इम्पॉसिबल प्रोसेस है, जो कि कार्नोट साइकिल को भी हाइपोथेटिकल बनाती है। दूसरी चीज, अगर आप बात करें क्यों यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, तो जो ये कर्व बनते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस कुछ इस तरीके के कर्व बनाती हैं अपने कॉम्बिनेशन से, जिससे हमें यहाँ पे मैक्सिमम एरिया अंडर द साइकिल देखने को मिलता है। मैक्सिमम एरिया मिलने के कारण क्या होगा? पीवी डायग्राम में मैक्सिमम वर्क मिलेगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। और आपको पता ही है कि एफिशिएंसी इज वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी। तो साफ सी बात है कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, जब भी हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल की, तो उसमें क्या होता है? मैक्सिमम एरिया अंडर द, मैक्सिमम एरिया कवर होता है अंडर द साइकिल, जिसके कारण ये हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। तो ये तो बात रहेगी कार्नोट साइकिल क्यों हाइपोथेटिकल है, क्यों मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी दे रहा है। देखिए, दूसरा रीजन जो इस कार्नोट साइकिल को इम्पॉसिबल बनाता है वो ये है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक दूसरे के साथ कंबाइन है। अब किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे हीट ट्रांसफर जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब वहां पे जो इंसुलेशन है किसी भी सिस्टम का वो प्रॉपरली नहीं है, पुअर इंसुलेशन है, तो वहां पे क्या हो सकता है? हीट बाहर या अंदर जा सकती है। इसीलिए जो भी प्रोसेस हम इस सिस्टम के अंदर कराएंगे वो बहुत फास्ट कराएंगे कि टाइम के साथ साथ इतने फास्ट हो जाए कि कोई हीट ट्रांसफर का मौका ही ना मिले। हीट ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप वो प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगा। इसीलिए एडियाबेटिक कहीं कहीं पे आइसोथर्मल से काफी ज्यादा फास्ट होता है। बट अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छे से वेल इंसुलेटेड है तो तब आपकी जो प्रोसेस होगी वो बहुत ज्यादा स्लो होगी। कौन सी? एडियाबेटिक की। बट इन दैट कंडीशन जहां पे आपका जो सिस्टम है वो पुअरली इंसुलेटेड है, मतलब उससे हीट ट्रांसफर हो सकती है, तो हम उस प्रोसेस को जो भी उस सिस्टम के अंदर होगी उसी को इतने फास्ट करा देते हैं कि हीट ट्रांसफर का मौका ही नहीं मिलता, और इसीलिए क्या हो जाता है? हीट ट्रांसफर अपने आप जीरो हो जाता है। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारा सिस्टम पुअरली इंसुलेटेड होगा। तो अब हम अगर टीएस डायग्राम बनाए, इसका टीएस डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहली प्रोसेस है हमारे पास 1 to 2 जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो कुछ इस तरीके से बनेगी जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होते रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, बाहर की ओर जा रही है, मतलब एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसलिए रैंडमनेस बढ़ रही है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर क्या हुआ? एंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और ये हो गई आपकी 2 to 3 process. This is 1 to 2, this is 2 to 3, and then the process is 2 to 3, which is again reversible isothermal process, and then reversible adiabatic, which is isentropic process 4 to 1. तो ये चार प्रोसेस हमारे पास होती हैं टीएस डायग्राम में। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की कि किसी भी कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। तो एफिशिएंसी कितनी होती है किसी कार्नोट साइकिल के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एक प्रोसेस को देखेंगे। तो यहाँ पे ये कोई हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के दोनों साइड ही वॉल जो है वो एडियाबेटिक वॉल है, ये भी एडियाबेटिक वॉल है और ये भी एडियाबेटिक वॉल है। ये जो बीच में है वो है डायाथर्मिक वॉल, ये है डायाथर्मिक वॉल, ठीक है। ये हो गई एडियाबेटिक वॉल, ये भी हो गई एडियाबेटिक वॉल। ये है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अंदर इसके पिस्टन है और कुछ गैस भरी है एज अ वर्किंग फ्लूइड, यहाँ पे कुछ एक्सपेंड होगी, ये हो गई हमारी गैस। ये हो गया पिस्टन, ये भी एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है। पिस्टन भी एडियाबेटिक वॉल से बना है, ये पूरी एडियाबेटिक वॉल है, ये भी एडियाबेटिक वॉल है।
अब ये डायाथर्मिक वॉल है। देखिए एडियाबेटिक का काम है कि हीट ट्रांसफर को रोकना, अपने में से कोई भी हीट ट्रांसफर को ना करना। दूसरी बात, डायाथर्मिक वॉल का काम है कि अपने में से जो भी हीट है उसको ट्रांसफर करना, है ना। जो भी हीट होगी वो ट्रांसफर हो जाती है डायाथर्मिक वॉल से। अब होता क्या है, किसी किसी कंडीशन में हमें यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं चाहिए डायाथर्मिक वॉल से, तो हम इसके आगे लगा देते हैं एक एडियाबेटिक वॉल जो कि मूवेबल है। एडियाबेटिक वॉल लगाई हमने, इसको हम जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल। अब हम अगर देखें तो अगर हम इसको स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये हटती है, हटेगी तो डायाथर्मिक वॉल से हीट ट्रांसफर होने लग जाएगा। और अगर हम इस एडियाबेटिक वॉल को लगाएंगे तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। अब यहाँ पे कहीं है हमारे पास हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर और यहाँ पे है लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर। इसका मान लिया टेम्परेचर TH है और इसका मान लिया टेम्परेचर TL है। ये हमने मान लिया हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर है, जिससे हम कुछ हीट दे सकते हैं। इससे हम कुछ हीट दे सकते हैं, किसको, इस गैस को, जो भी इसके अंदर गैस फिल है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ गैस फिल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के, जिसको हम एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, जिसको हम जब चाहे हीट दे या ले सकते हैं, किससे, थर्मल रिजर्वायर से। ठीक है, थर्मल रिजर्वायर से। तो देखिए 4 प्रोसेस है इसमें। सबसे पहली प्रोसेस है 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें हम कुछ हीट ऐड करते हैं, हीट को ऐड करेंगे। हीट को ऐड कैसे करेंगे, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर से हम कुछ हीट ऐड करेंगे। कब, जब हम इस एडियाबेटिक वॉल को हटा देते हैं, क्योंकि ये एडियाबेटिक वॉल को हटाने से ही हम डायाथर्मिक वॉल से हीट को ट्रांसफर कर पाएंगे। और हीट जो हम देंगे वो कितने देंगे, Q12 देंगे। तो हमें पता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, जब हमें पता है कि हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ से del Q = du प्लस del W। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ से U2 - U1 लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब इस du का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहां से हम लिख सकते हैं del Q किसके इक्वल हो जाएगा, del W के, या फिर इस del Q को आप लिख सकते हैं TDS के इक्वल। और ये del Q क्या है, इस 1 to 2 प्रोसेस के लिए है, इसलिए TDS हो जाएगा TS2 - S1। ठीक है। अब दूसरी चीज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी और वो हो जाएगी वर्क के इक्वल यहाँ पे, क्योंकि हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे यहाँ पे भी तो आपको ऐसा मिलेगा। तो इसकी तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव का हो जाएगा। दूसरी चीज, रिवर्सिबल आइसोथर्मल अगेन हमारे पास आ जाती है। इस दौरान भी क्या होगा, सबसे पहले तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल हुई, उसमें हमने हीट ऐड करी, फिर हमने क्या करा था, एडियाबेटिक वॉल को हटाया था। फिर दूसरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने एडियाबेटिक वॉल को अगेन लगाया, जिससे कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ और वर्क जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया। देन अगेन हमने फिर इस एडियाबेटिक वॉल को रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या करा, उसको हटाया, एडियाबेटिक वॉल को हटाया। एडियाबेटिक वॉल को हटाने से डायाथर्मिक वॉल आई, जिससे कि कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हुई और हीट रिजेक्ट हुई, किसमें, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर में। कितनी हीट रिजेक्ट हुई, Q3 to 4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं del Q3 to 4 विल बिकम TDS। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर del Q1 to 2 के लिए आप टेम्परेचर T1 या T2 कुछ भी रख सकते हैं। मैंने T1 ले लिया। यहाँ पे आपने T3 या T4 कुछ भी ले लिया, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो T3 या T4 आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो T3 into S4 - S3। उसके बाद अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक आई। अब जब आपने इस एडियाबेटिक वॉल को लगा दिया और कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुई, तो जो आपका वर्क हुआ वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें रिवर्सिबल आइसोथर्मल 3 to 4 में, तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम हीट को नेगेटिव लेंगे। मतलब del Q3 to 4 विल बिकम T3 S3 - S4। तो देखिए हम यहाँ से कार्नोट एफिशिएंसी लिख सकते हैं कि कितना हमें वर्क मिला एज कंपेयर टू कितना हीट दी। अब वर्क कितना मिलता है, तो वर्क उतना मिलेगा जितना आपने हीट ऐड करा, उसमें से कितना रिजेक्ट हुआ। दूसरी चीज, हीट कितनी देते हैं, हीट आप जितना भी हीट एडिशन किया होगा, इस तरीके से लिख दें QHR अपॉन QHA। ठीक है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट कितना हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ 3 to 4 प्रोसेस में और हीट ऐड हुआ 1 to 2 प्रोसेस में, तो ये Q12 है। ठीक है, ये Q12 है। अब Q34 का वैल्यू कितना है, जस्ट आपको वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे आपने del Q34 का वैल्यू रख दिया T3 into S3 - S4, T3 into S3 - S4 अपॉन Q12 का वैल्यू रखेंगे। यहां से Q12 का वैल्यू कितना है, T1 या T4 into S2 - S1।
अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर आपने डायग्राम देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप देखें इस पॉइंट में S2 और S3 जो हैं वहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, S2 विल बिकम S3। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखें तो एंट्रोपी अगेन फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट थी, तो यहाँ पे भी क्या था, S1 किसके इक्वल था, S4। तो जब S2 S3 के इक्वल है और S1 S4 के इक्वल है तो हम इसको एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं और हम यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस T3 अपॉन T1। अब ये T3 और T1 क्या है, तो अगर हम इसको भी देखें T3 और T1 क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं T3 क्या है, T3 ये है और T1 क्या है, T1 ये है। तो T1 और T2 और एक ही है, T1 और T2 एक ही, और ये क्या है, कोई हाई टेम्परेचर है TH, और ये TH क्या है, हाई टेम्परेचर है किसका, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर का। और लो टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे देखें T3 किसके इक्वल है, T4 के, और ये कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है और वो कोई कांस्टेंट टेम्परेचर TL है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि T1 और T2 किसके इक्वल हो गया, TH के इक्वल हो गया, और T3 और T4 किसके इक्वल हो गया, TL के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं T3 अपॉन, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट साइकिल के लिए वो हो जाएगी 1 माइनस TL अपॉन TH, जहां पे L क्या है, TL है लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर और TH है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर, जिसको हम कई बार T1 लिख लेते हैं और इसको हम कई बार T2 लिख लेते हैं। तो ये हमारी कार्नोट एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कार्नोट एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर लिमिट्स पे। कार्नोट एफिशिएंसी कभी भी वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है केवल और केवल टेम्परेचर लिमिट्स पे। कभी भी वर्किंग फ्लूइड पे वो डिपेंड नहीं करेगी। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट्स ओनली, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसका डायग्राम भी देखें यहाँ पे टीएस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है ये जो टेम्परेचर लिमिट्स हैं, जितने इन टेम्परेचर लिमिट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बस उसकी भी एक लिमिट है, हमने लिखा है TL अपॉन TH। तो जितना इनके बीच में डिफरेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा TH का वैल्यू होगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो कभी भी अगर आपको कार्नोट एफिशिएंसी को बढ़ाना है उसके लिए आपको TL को डिक्रीज करना होगा। TH को इंक्रीज करके कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि वो ऊपर और नीचे दोनों है, ठीक है। तो जब भी आपको कार्नोट एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको TL को डिक्रीज करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम कार्नोट एफिशिएंसी। बट अगर, क्योंकि अगर आप देखें इस TL को अगर आप जीरो कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, TH अपॉन TH which will be 100% efficient। बट ऐसा 100% efficient नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम इस TL को जीरो के इक्वल कर दें। और दूसरा तरीका एफिशिएंसी बढ़ाने का ये भी हो सकता था कि हम इस TH को इंक्रीज करें, बट इस TH को इंक्रीज करने से क्या होगा, उतना ज्यादा रेट से एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी जितना इस TL को रिड्यूस करने से बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप TH को बढ़ाएं, यहाँ पे वैल्यू रखें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एफिशिएंसी है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है, बिकॉज यहाँ पे TH जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। अब एक यहाँ पे आती है कार्नोट थ्योरम। वो क्या बोलती है, कार्नोट थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास दो टेम्परेचर रिजर्वायर हैं, एक T1 है हाई टेम्परेचर, एक दूसरा T2 है लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो जो T1 है उससे अगर आप कुछ यहाँ पे एक इंजन को कनेक्ट कर देते हैं जो कि रिवर्सिबल इंजन है, जो कि हम यूज भी करते हैं, रिवर्सिबल है मतलब नेचुरल है, और दूसरा हमारे पास जो इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है। तो अगर आप दोनों के लिए एफिशिएंसी निकालें तो दोनों के लिए जो एफिशिएंसी आएगी वो रिवर्सिबल के लिए ज्यादा होगी, और रिवर्सिबल के लिए जितनी भी आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो जितनी भी कार्नोट से मिलने वाली एफिशिएंसी है उसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आती हैं जब इंजन हमारे सीरीज में लगे होते हैं। अगर हमारा कोई इंजन ये है E1 और दूसरा इंजन ये है E2, दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरीज में ऐड हैं, तो इसके लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर दोनों इंजन के लिए एफिशिएंसी इक्वल है, दोनों इंजन के लिए एफिशिएंसी इक्वल है, तो हमें रिलेशन बताइए कि उसके लिए ये जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है उसका कितना होगा। तो जस्ट आपको एफिशिएंसी रखना है कार्नोट के इक्वल 1 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 T3 अपॉन T2। तो यहाँ से अगर 1 को 1 से कैंसिल करें तो आपको मिलेगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जब भी किसी दो सीरीज में जुड़े इंजन के लिए एफिशिएंसी इक्वल हो जाए तो T2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ T1 इंटू T3, जहां पे T2 क्या है, T2 इंटरमीडिएट टेम्परेचर है। दूसरी कंडीशन ये भी बोल सकता है कि दोनों इंजन के लिए वर्क सेम हो। अगर दोनों इंजन के लिए ही वर्क सेम हो जाए, WE1 इज इक्वल टू WE2,
तो हमें पता है कि हम वर्क को क्या लिखते हैं, वर्क को लिखते हैं हम Q1 माइनस Q2 और यहाँ पे लिखेंगे Q2 माइनस Q3, ठीक है, Q2 माइनस Q3। अब इस हीट को हमें टेम्परेचर से रिप्लेस करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हीट को आप टेम्परेचर से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और कार्नोट की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 तो कार्नोट की एफिशिएंसी जो आई वो कैसे आई, जब आपने हीट को रिप्लेस किया टेम्परेचर से। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी हीट को रिप्लेस करते हैं तो आपको कार्नोट के लिए, यहाँ पे किसी कार्नोट इंजन के लिए वर्क सेम होने पर आपको टेम्परेचर, इंटरमीडिएट टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे से लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 विच विल बिकम 2T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 एंड दिस इंटरमीडिएट टेम्परेचर विल बी T1 प्लस T3 अपॉन 2। तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।